has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight, we have to punch not below our weight, we have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी जी, जो हमको बताएंगे कि यार ये तो एसआईआर में तो पूरा फ्लिप गेम हो गया, पूरी तरह से फ्लिप। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर ये बताइए, ये पूरा केस जरा समझाइए। मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ गाइस, एक आर्टिकल भी दिखाता हूँ आपको। प्रशांत भूषण जो हमारे सबसे बड़े पीआईएल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो एसआईआर के ऊपर पूरा मतलब एक गेम चलाने की कोशिश करी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिव्यू के साथ, जो एकदम सोरोस फंडेड एंटिटी है। और ऐसा भी कल सुनने में आया है कि सर ये तो फेक एफिडेविट देते हैं सर कोर्ट के अंदर। मतलब एफिडेविट से बड़ा कोई चीज हो नहीं सकता सर। आई मीन पर्सनल एफिडेविट दे रहे हो आप किसी को, ये आपकी पर्सनल गारंटी है। और सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, और उनके रिमार्क्स क्या थे वो भी मैं दिखाता हूं आपको। बट सर आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये बहुत सालों से, मैं इनके पिताजी तक तो नहीं जाऊंगा, शांति भूषण जी तक, वो अब इस दुनिया में नहीं है और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनको इसलिए याद किया जाता है कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है वो लड़े थे और उन्होंने टक्कर ली थी एक ऐसी शख्सियत से। लेकिन जहां तक प्रशांत भूषण का सवाल है, जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस हुआ करते थे और करीब 9-10 पीआईएल अलग अलग सेक्टर की उनकी बेंच के सामने पेश की गई थी, और वो सब किसके इशारे पर की गई थी और कौन पूरी ताकतें थी उसके पीछे, सब जानते हैं। और वो उनका मंतव्य क्या था, उनका हेतु क्या था, ये भी सबको पता था। क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो एक बैटल होती है, जो एक संघर्ष होता है, उसमें आप मतदाताओं के द्वारा पूरी तरीके से ठुकराए गए हो, इसलिए आपकी कोशिश ये कि मोदी सरकार को किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी में ही घेर लिया जाए। कोई एक मुद्दा तो हो जहां पर सुप्रीम कोर्ट कह दे, कोई पीआईएल स्वीकार करने के बाद, सुनवाई करने के बाद, कि यहाँ ये सरकार जो है अलोकतांत्रिक असंवैधानिक काम कर रही थी। लेकिन वो सब 9-10 पीआईएल खारिज हो गई थी। और उसके बाद क्या ड्रामा हुआ था, इन सब ने मिलकर के, कपिल सिब्बल वगैरह, ये सब मिलकर के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। पहली बार ये भारतीय इतिहास में हुआ, और उन्होंने जस्टिस दीपक मिश्रा पर अटैक करने शुरू किए, सिटिंग जस्टिस उन्होंने। फिर ये कपिल सिब्बल एंड कंपनी, ये सब मिलकर के एक महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। वो रिजेक्ट हो गया, वेंकैया नायडू सभापति थे। और एक 2020 का केस आपको याद होगा आदि जी, और दर्शकों को भी याद होगा। इन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, प्रशांत भूषण ने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना इनके ऊपर केस की सुनवाई की। और पता है इन पर कितना जुर्माना लगाया था? 1 रुपए का। और वो 1 रुपया भी एक कोई दुष्यंत दवे हैं या कोई दूसरे वकील हैं, उन्होंने इनको दिया, और वो पूरा नाटक नौटंकी चला कैमरों पर कि साहब 1 रुपया मैं आपको देता हूं, अगर आपके पास 1 रुपया ना हो और आप सुप्रीम कोर्ट में इसको जमा कर दीजिए, नहीं तो ये 6 महीने के लिए आपको जेल में भेज देंगे। इससे ज्यादा अपमानजनक बात कोई हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर या इस तरह का नाटक नौटंकी, और वो भी आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, जाने माने वकील, एक पूरा एक्चुअल में ये गैंग अप कर जाते हैं, पूरा कैंप है इनका, गैंग है,
जिनके बारे में ये धारणा बन गई है कि ये लोग अगर जाकर के खड़े हो जाते हैं तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। और जैसे पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की गई थी जब वो किसी अधिवेशन में जा रहे थे हवाई अड्डे पर असम पुलिस के द्वारा, और 2 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई थी, उनको रिहा करने के आदेश हो गए थे केवल 2 घंटे में। तो ये एक आरोप इन लोगों पर है, लेकिन इस केस में और इस तरह के बहुत सारे केसेस ये बार-बार सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर के जाते हैं। उनमें कुल मिलाकर के प्रयास ये होता है कि जो आर्थिक सुधार हो रहे हैं या रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर भारत सरकार, मोदी सरकार बोल्ड स्टेप ले रही है, उनको किसी भी तरीके से रोका जाए। यहां तक के फैसलों को भी रोका जाए। सीएए के खिलाफ हो, विमुद्रीकरण के खिलाफ हो, वक्फ के मामले को लेकर के हो, हर जगह तो ये पूरे एक ही कैंप है जो आपको सुप्रीम कोर्ट में सारी याचिकाएं दाखिल करता हुआ और मुकदमे लड़ता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से एसआईआर के खिलाफ जो एक मुहिम चल रही है और जिसके प्रति पूरा संकल्प दिखा रही है मोदी सरकार के अलग अलग राज्यों में, जिसकी शुरुआत एक्चुअल में बिहार से हुई, और बिहार से भी क्यों हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर के, महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर के, और एक वो सीएसडीएस के संजय कुमार हैं, उन्होंने तो पूरा जो है फेक नैरेटिव चला दिया था, गलत फिगर डाल करके। तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई चलो करा लेते हैं, जितने भी अभी फेक मतदाता बचे हैं मतदाता सूची में, जो दुनिया में नहीं है उनके नाम हटाओ, जो मूल पतों पर नहीं है, कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम हटाओ, और जिनके 2 जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज है उनके नाम हटाओ। जी। में जो घुसपैठिए हैं, दूसरे देशों के, म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाली हैं, या कोई पाकिस्तानी अभी दबा छुपा बैठा है, तो वो भी सामने आ जाएंगे। तो भाई इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन इसको इन्होंने मुद्दा बना करके रख दिया। पार्लियामेंट के भीतर भी हंगामे, पटना में विधानसभा में भी हंगामे, बाहर भी तमाशा और सड़कों पर तमाशा, ये सारा कुछ। और ये जो एडीआर संस्था है ना, ये किसके पैसे से चल रही है, कहां-कहां से इसको फंड होते हैं, ये भी जांच का विषय है, जिनकी याचिका प्रशांत भूषण ने दायर की थी। और ये योगेंद्र यादव, चूंकि दोनों अब आम आदमी पार्टी से लथियाए जाने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी थी इन्होंने, दोनों ने मिलकर के, तो अब जहां योगेंद्र यादव वहां प्रशांत भूषण, जहां प्रशांत भूषण वहां योगेंद्र यादव, तो वो भी मुंडी घुसा करके जो है इस केस में घुसे हुए थे। तो दोनों को ही फटकार लगी है, और फेक हलफनामे को लेकर के ये फटकार लगी। जस्टिस बख्शी ने बोला है कि भाई इस एक्सपीरियंस के बाद, ये एफिडेविट के एक्सपीरियंस के बाद, हाउ ऑथेंटिक अदर्स विल बी, मतलब दूसरे एफिडेविट कितने ऑथेंटिक रहेंगे। सर इनके 19 एफिडेविट हैं इस टाइम पे क्वेश्चन में आ गए हैं, 19 एफिडेविट्स फंस गए हैं इसके। एंड इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं है एसआईआर पे, जो है चलने दो। तो इनकी तो पूरी कोशिश, अब देखिए सर, एक ही इनके पास चीज बची थी कि भाई किसी तरह से ये एसआईआर रुक जाए, तो हमारे पास कुछ एक वोट रहेंगे, कुछ फाइट करने के लिए हमारे पास चीज रहेगी, हम कोई कहीं लड़ सकते हैं। ये तो वो भी गया है क्या? आदि जी, मैं एक और बात कहता हूँ। मेरा कहना ये है कि ठीक है, चलो ये फटकार भी हो गई और ये एक व्यवस्था भी आ गई कि एसआईआर रोका नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि आपका हलफनामा जो है वो झूठा है। अगर हलफनामा ही झूठा है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है साहब। अपराध है सर, इससे बड़ा अपराध तो कोई हो नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो केवल फटकार लगा करके या 1 रुपया जुर्माना लगा करके आप कब तक छोड़ते रहेंगे? जी, आप टांगिए ना इनको। जैसे बार काउंसिल ने 24 घंटे भी नहीं लगाए, राकेश किशोर का लाइसेंस रद्द कर दिया।
करो आप प्रशांत भूषण का। आप जब तक सजा नहीं दोगे, जब तक आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं, जिम्मेदारी वो ले या नहीं ले, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हाँ जी सर, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप फेक कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स, ऊपर से आप हाईएस्ट कोर्ट में जाके ये कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? और यहाँ पर एक हमारी ऑडियंस का सवाल है जो मैं एक्चुअली बीच में अभी लूँगा। वो बोलते हैं, व्हाई डू यू थिंक राहुल जी डज़न्ट वांट टू सबमिट एन एफआईआर एन एफिडेविट? अब ये देखिए ना, ये तो सर जनता बोल रही है कि साहब अगर इतना वोट चोरी है तो आप एफिडेविट डालो ना। यही रीज़न है, कोई डालना नहीं चाहता क्योंकि इनको पता है पकड़े जाएँगे वहीं पर ही। बार-बार चुनाव आयोग ने भी कहा है राहुल गांधी से और उनकी पार्टी से, आप लिखित में दीजिए जो कुछ कह रहे हैं, आप एफिडेविट दीजिए, हम इसकी जांच पड़ताल कराते हैं। चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया कि जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हो, जो मतदाता सूची आप दिखा रहे हो, ये फेक है, ये हमारी है ही नहीं। सर एआई जनरेट करी थी इन लोगों ने। एआई से जनरेट करी थी कि बिहार की तुम हमको वोटर लिस्ट दे दो। एआई क्या करता है, इलेक्शन वेबसाइट पे जाता है, कोई भी जो उसको वोटर लिस्ट मिलती है, वो उठा के दे देता है। उसने उसको क्या पता क्या हो रहा है? उसने इनको दे दी, इन्होंने प्रिंट आउट करके सुप्रीम कोर्ट में दे दी। तो इस देश में एक्चुअल में विपक्ष में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां किस डर्टी गेम में शामिल हैं और कौन-कौन सी ताकतों के इशारे पर ये सब हो रहा है, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए, और जो एक साख बनी हुई थी चुनाव आयोग की और हमारी संवैधानिक संस्थाओं की, उनको पलीता लगाने के लिए ये एक, मैं कहूंगा कि परफेक्ट केस है, परफेक्ट केस। एडीआर को भी टांगा जाना चाहिए, प्रशांत भूषण को भी टांगा जाना चाहिए, और योगेंद्र यादव जो झूठ बोलते आ रहे हैं एसआईआर को लेकर के, राहुल गांधी जिन्होंने वोट चोरी का राग आलाप करके पूरे देश में एक माहौल खराब करने की कोशिश की, बल्कि मैं कहूंगा कि मतदाताओं का अपमान किया है, जो 3 बार से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। करेक्ट है सर। और इसका सबसे ज्यादा जवाब आएगा सर बिहार में। अब बिहार के इलेक्शन रिजल्ट जिस तरह से आएंगे, उसका आपको जवाब वहीं पे मिल जाएगा। बहुत छोटे-छोटे यूट्यूबर होते हैं, मैं छोटे और बड़े का नाम का विशेषण नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसे जो जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते ठीक तरीके से, उनके चैनलों को भी हम नहीं जानते, उनके जो बाइट्स आते हैं पब्लिक के बात करते हुए, बिहार से बहुत सारे इस तरह के बाइट्स वायरल हैं, सोशल मीडिया पर जाकर के कोई भी देख सकता है। वहाँ लोगों की प्रतिक्रिया देखो, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के अभियान को भी हाँ, देखे मैंने। विरोध को लेकर के भी कितनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कोई वोट चोरी नहीं हुआ, हमने लोकसभा चुनाव में भी वोट डाले हैं। सर कल ये जो मायावती जी ने आके ये जो एक वो जो स्पिन बॉल फेंकी है उन्होंने आके, ये तो मतलब बिहार में तो बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा इसका। कांग्रेस को एक तरीके से निवस्त्र किया है, और जो बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में कही थी संविधान पर चर्चा के समय, उसको एक तरीके से अंडरलाइन किया है मायावती ने। इन दोनों ने ये कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का जितना अपमान नेहरू ने किया है या इन लोगों ने किया है, बाद की कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाली सरकारों ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। 2 मौके ऐसे आए थे जब अंबेडकर को पूरी ताकत लगा करके चुनाव हरवाया गया, उनको कैबिनेट से बाहर निकाला गया। उनसे जुड़े हुए स्मारक थे, उनका रिनोवेशन हो सकता था, उनका रखरखाव हो सकता था, नहीं किया गया। आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली कोई पार्टी और लीडरशिप थी
तो वो कांग्रेस थी। भारत रत्न भी आकर के जब पीवी नरसिम्हा या आपके वीपी सिंह और इनकी सरकारें बनी बाद में, तब जाकर के उनको भारत रत्न मिला। तो ये किसी से कोई दवा छिपा है क्या? और आप संविधान की प्रति जेब में लेकर के घूमते हैं, उसको आप लहराते हो, आप कहते हो कि साहब संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। ये कैसा संविधान की रक्षा थी कि जब इंदिरा गांधी को जस्टिस सिन्हा ने रायबरेली से अयोग्य घोषित कर दिया, तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को खूंटी पर टांग दिया और देश पर मार्शल लॉ लागू कर दिया, इमरजेंसी थोप दी और रातों रात सैकड़ों हजारों नेताओं को, छोटे बड़े नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया। और संवैधानिक संस्थाओं का सबसे ज्यादा अगर अधोपतन हुआ है, अपमान हुआ है, उनको अगर उनकी साख को बट्टा लगाया गया है, तो वो इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था। नहीं, वो बात आपकी सही है। अभी सर ये मेरे को ना, देखिए सर, एक चीज मुझे दिखती है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, वो टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है उनकी। वो दूसरी तरफ से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो ये भाई ब्राह्मणिस्टिक अटैक है, बीजेपी का आईटी सेल। वो मतलब जिस दिन से ये हुआ है, उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट एंगल लिया है। तो आप ये जो चीजें चल रही हैं, जो एक नैरेटिव अभी फैल रहा है, जमीन पे लोग रिजर्वेशंस की बात करते हैं, ये सब कर रहे हैं। मायावती जी बीच में आके बोलती हैं कि भाई जो भी कर रही है ये सरकार अच्छी कर रही है। मैं बोला यार ये हुआ क्या? एकदम से ये पूरा मतलब स्पिन करने की बात चल रही है ये। तो ये चल क्या रहा है सर? ये इनके गवर्नमेंट का प्लान क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं बिहार इलेक्शन वो लोग भी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी ये लोग भी ये पूरा उसी पे है, बिहार इलेक्शन पे ही है ये। अखिलेश यादव ने एक बनाया है पीडीए, पिछड़ा, दलित और आदिवासी। अल्पसंख्यक। हाँ, अल्पसंख्यक। तो ये जो डी है ना बीच में, इसको खिसका लिया है मायावती ने कल लखनऊ में, और उन्होंने कहा है कि जब ये सत्ता में होते हैं, इनको अंबेडकर याद नहीं आते, इनको दलित याद नहीं आते। अब चूंकि इनको दलितों के वोट चाहिए, और वो किसकी कीमत पर चाहिए? वो मायावती की कीमत पर। बहुजन समाज पार्टी और जो एक DS4 से काशीराम और मायावती ने मिलकर के एक आंदोलन शुरू किया था, दलितों में एक जन जागरण का काम शुरू किया था, उसको हड़पने के लिए पीडीए नाम दिया गया है। तो ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, और जो 2024 में हमने देखा था कि वो नुकसान कर गया बीजेपी को, और केवल बीजेपी को नहीं किया आदि जी, मायावती का खाता तक नहीं खुला लोकसभा चुनाव में। करेक्ट और सर। जिस पार्टी को, जिस बहुजन समाज पार्टी को 21-22% हमेशा मिलते रहे, उसका वोट बैंक खिसक करके आ गया 10-12% पर, 12% पर आ गया। और केवल विधानसभा चुनाव में भी एक सीट आई बहुजन समाज पार्टी की, जो 2007 से 2012 तक चीफ मिनिस्टर थी, और इंडिपेंडेंटली बहुमत हासिल हुआ था बहुजन समाज पार्टी को। करेक्ट। तो मायावती को अच्छे तरीके से पता है कि उसका वोट बैंक जो खिसकाने का काम किया है, और अतीत में भी देखिए 3 जातियां प्रमुखतः कांग्रेस के साथ हुआ करती थी और लंबे समय तक रही हैं। एक ब्राह्मण, जो नेहरू जी को ब्राह्मण मान करके उनके पीछे लामबंद रहती थी। इसके अलावा अल्पसंख्यक मुस्लिम, जो आजादी के समय तो इनको हिंदूवादी पार्टी कहते थे, लेकिन बाद में ये सबसे बड़ी खैर ख्वाह हो गई मुस्लिमों की, तो मुस्लिमों की पहली पसंद भी कांग्रेस बन गई। तो आपके ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, ये 3 जातियां कांग्रेस के पीछे लामबंद हुआ करती थी। अब जो DS4 खड़ी की मायावती ने और काशीराम ने,
उसकी वजह से इनका दलित खिसकना शुरू हुआ और बहुजन समाज पार्टी और कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ जाना शुरू हुआ अलग अलग राज्यों में। फिर जब ये विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ अयोध्या में, तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब उनको बताया गया तो कहा गया कि नहीं नहीं साहब सो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करो। वो जब तक समतलीकरण नहीं हो गया पूरा, तब तक पीवी नरसिम्हा राव सोते रहे, कुछ हुआ नहीं। तो मुसलमान बड़े नाराज हुए कांग्रेस से, तो वो खिसक गए। और जैसे अटल जी का प्रादुर्भाव हुआ बीजेपी में, तो ब्राह्मण भी इनके बजाय अटल जी के पीछे चले गए, बीजेपी के पीछे चले गए मोस्टली। और उसके बाद कांग्रेस की जो दशा दुर्दशा हुई है, वो सब हमारे सामने है। तो मायावती ने कल जो कुछ किया है, बहुत सोच समझ करके किया। देखिए, मायावती को 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे करके चीफ मिनिस्टर बनवाया था। हाँ, करेक्ट सर। तो मायावती ये जानती है कि उनकी दुश्मन बीजेपी नहीं है। उनकी दुश्मन अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कल उनके अटैक भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं। वो तो बोल रही है जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा काम कर रही है। सर वापस एसआईआर पे आते हैं सर। अभी ये ममता दीदी ने कल बोला है कि भाई बिहार बंगाल में एसआईआर नहीं होगा, हम सड़क पे उतर आए। मतलब ये एक ऐसी चीफ मिनिस्टर है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। कहती है अपने स्टेट में मैं राइटिंग कर दूंगी अपनी ही जगह के अंदर एंड ये कैसी चीफ मिनिस्टर है, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं नहीं, आप चीफ मिनिस्टर हैं तो ये प्रदेश आपका हो गया। कहाँ से लाई हैं आप इस प्रदेश को? कहती है मैं नहीं करने दूंगी। और 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 इस जनता को कहाँ से लाई हैं आप? तो आप एक ट्रस्टी हैं। आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जन कल्याण के काम करें, आप लोगों की जान माल की सुरक्षा करें। जी। देखिए, किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी यही होती है कि आप पब्लिक के कल्याण के लिए काम करें और उनको सुरक्षा प्रदान करें, उनके जान माल की सुरक्षा करें। बाकी के सब काम सेकेंडरी होते हैं, लेकिन पहले ये काम 2 होते हैं। चलिए, मैं उस पर बहस नहीं करता कि आपने जन कल्याण के काम किए कि नहीं किए। नहीं किए होते तो तीसरी बार आप चीफ मिनिस्टर नहीं चुनी जाती। लेकिन जहाँ तक रक्षा सुरक्षा का प्रश्न है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है पश्चिम बंगाल में जिस पर अटैक होते रहे हैं। वहाँ पर खुली गुंडागर्दी चलती रही है। एक ऐसा समुदाय वहाँ एरोगेंट जो घरों में घुस करके बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उनको उठा करके ले जाते हैं। संदेश खाली में क्या हुआ था? और हाई कोर्ट तक को जो है वो हस्तक्षेप करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं उस मामले में, कई जगह के केसेस हैं। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, मालदा में क्या हुआ, ये सारी घटनाएं जो है ये शो करती हैं कि वहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और एक मोटा अनुमान है आदि जी कि करीब 1.5 से 2 करोड़ अवैध मतदाता पश्चिम बंगाल में हैं। 1.5 से 2 करोड़। और इनमें घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्यास बहुत बड़ी तादाद में है। सबसे बड़ा रोगग्रस्त घुसपैठ के मामले में, फेक मतदाताओं के मामले में, फर्जी आधार कार्ड तैयार करने के मामले में अगर कोई प्रदेश है तो वो पश्चिम बंगाल है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कहा है, या इससे पहले भी एक सुनवाई पर कहा था कि हम एसआईआर रोक नहीं रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार तो पूरी तरीके से एडमेंट है और चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। उसने कहा कि हम पूरे देश में करेंगे और इसी महीने अक्टूबर में ही पश्चिम बंगाल में शुरू भी होने वाला है। ये ऐलान हो गया है। देख लेते हैं ममता बनर्जी कैसा रोकती हैं। सर मेरे को तो एक चीज आपसे पूछनी है। यहाँ पर आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज बोली कि भाई 2 करोड़ लोग हैं इनके। ठीक है जी, फैंटास्टिक। चलिए 2 करोड़ ले लेते हैं।
तो इनके 2 करोड़ हटे। लेकिन ये 2 करोड़ हटने के बाद 1 करोड़ जो हमारा जॉइन करेगा उसका क्या? यहाँ तो ये तो गई सर। और बिल्कुल। ये तो खत्म है, इनका तो कुछ बचा नहीं है। तो अभी ये ठीक है, अभी इनके पास अगले 1 डेढ़ महीना है, थोड़ा-सा सड़क पे दंदनाते कर सकते हैं। 1 करोड़ हमारे भी तो घुस रहे हैं अभी अंदर, जो नहीं, जिनको कुछ 40 साल से जिनको वोट नहीं करने दिया। आदि जी कुछ नहीं कर पाएँगी, कुछ भी नहीं कर पाएँगी ये। आप देख लेना, इन्होंने अगर सड़कों पर तमाशा करने की कोशिश की, इन्होंने अगर चुनाव आयोग के काम में बाधा पैदा करने की कोशिश की, उनका एक बयान मैं आज सुबह पढ़ रहा था हुँ। कि हमारे अधिकारियों को चुनाव आयोग के लोग धमका रहे हैं। धमकाएँगे, क्यों नहीं ममता धमकाएँगे? ममता जी ममता जी आप बहुत सीनियर हैं, बल्कि मैं कहूँगा सीनियर मोस्ट हैं। कई बार सांसद रह चुकी, केंद्र में मंत्री रह चुकी, आप तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। आप ज़रा संविधान को भी एक बार समझ लें, पढ़ लें और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इनको समझ नहीं है। जब भी चुनाव आयोग किसी मुहिम को, किसी चुनावी कवायद को, मतदाता सूचियों के सत्यापन को अपने हाथ में लेता है, तो वो ब्यूरोक्रेसी आपकी नहीं रह जाती है, भले ही आप चीफ मिनिस्टर हो। वो चुनाव आयोग के तहत काम करती है और जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश होते हैं, उनका अगर पालन ब्यूरोक्रेसी ना करे, तो आपके 4 अफसर सस्पेंड हुए हैं अभी 1.5 महीना पहले, 2 डेढ़ महीना महीने। पहले। ज़रा उनको समझ लो और उनसे ज़रा पूछ लो और पूछने की भी ज़रूरत क्या है, आप ही के हाथों वो सब काम हुआ है। तो अगर आपने वहाँ उनके काम में बाधा पैदा करने की कोशिश की, अगर आपने कुछ अफसरों को बरगला करके, उकसा करके उनको चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, अगर आपने सड़कों पर उतार करके अपनी टीएमसी को या दूसरे लोगों को अराजकता पैदा करने की कोशिश की, तो जो काम 2014 से लेकर के 2025 तक नहीं हुआ, वो अब होगा। क्योंकि यानी ये तो सर अब अभी राष्ट्रपति हाँ, शासन लगेगा। अभी तो सर लोगों को समझ में नहीं आया है कि बंगाल का गेम हो क्या रहा है। जो इतने सारे सीएए वाले लोग हैं, जो जातियों के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको वोट करने ही नहीं देते थे ये लोग, ठीक यस। है? इनको करने ही नहीं देते थे वोट और वो करीब-करीब 1 करोड़ लोग हैं। आप उनको अंदर डालो वोटर लिस्ट के, इनके 2 करोड़ निकालो, आंटी जी विल नेवर सी द ब्लडी लाइट ऑफ डे। दोबारा वो सीट पे बैठ नहीं पाएँगी। तो ये देखिए ओनली थिंग इज़ बंगाल के लोगों को अब खड़ा होना पड़ेगा साथ में। बिना लोगों के साथ के नहीं हो सकता ये। बंगाल के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने जातीय लोगों के लिए और अपने वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो सीएए के साथ हैं, वो करना पड़ेगा। उसमें कोई डाउट नहीं है सर। और देखिए बंगाल को आपने ठीक तरीके से मैनेज कर लिया और ये सब हो गया, तो आप ये समझो कि देश की 50% जो घुसपैठ की समस्या है, उसका आपने समाधान कर लिया। फिनिश्ड। इसके बाद कुछ प्रदेश बचेंगे जिनमें उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ भी आपको काफ़ी मिलेंगे। और कई बार क्या होता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूँ ऐसा, हुँ, जैसे ये पहलगाम कांड हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया हमारी सेनाओं के द्वारा और केवल वो पाकिस्तान का नहीं हुआ है, दुनिया भर में एक मैसेज चला गया कि भई अब ये 62-65 वाली सेना है नहीं, अब ये एकदम बदली हुई सेना है, वेल इक्विप्ड है। अब इनके पास तकनीक भी और तमाम ऐसे घातक हथियार हैं, सीमा पार किए बिना भी ये अच्छों-अच्छों की बुद्धि ठिकाने लगा देगी। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा, जो ये साफ-सफाई का अभियान देश के भीतर हुआ है, ये जो मोटा भाई ने काम किया है ना, कि जो 20-20, 30-30, 40-40, 42-42 साल से पाकिस्तानी छुपे हुए बैठे थे। बहुत यहाँ निकले हैं सर। आए, यहाँ आकर के बच्चे भी पैदा कर लिए, उनकी परवरिश भी कर ली, उनके घर भी बसा लिए, उनके आधार कार्ड भी बन गए, उनके मतदाता सूची भी बन गई और कार्ड बन गए
और भारत सरकार की जो योजनाएं थी, अनाज मुफ्त में, तमाम चीजें मुफ्त में, उसका फायदा भी ले रहे थे पाकिस्तानी। फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गालियां भी उन्हीं को दे रहे थे और उन्हीं के खिलाफ पत्थरबाजी भी करते थे, दंगे फसाद भी करते थे, हम्म। कानून व्यवस्था भी खराब कर रहे थे। तो ये जो घुसपैठिए और ये जो दूसरे तत्व हैं, इनकी पहचान का काम जो शुरू किया है अमित शाह के नेतृत्व में मोदी सरकार ने, ये बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है इस समय। और इसको जैसे भगवान राम के समय में राक्षस आकर के बार बार शुभ कामों में विघ्न डालते थे, ऐसे ही ये डालेंगे, इनकी प्रवृत्ति है ये। सर मेरे को ये बताइए, आखिरी में ये पूछूंगा, तो ममता दीदी कोशिश तो करेगी उल्टे काम करने के लिए, इसके पास क्या क्या ऑप्शन है सर इस टाइम पे? सड़क पे उतरना ठीक है, मतलब सड़क पे देखिए चक्कर क्या है, आप सड़क पे उतरे तो आप गए, सिंपल, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक आधी बारी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर पाओगे, उसके बाद सीआरपीएफ आएगी और आप गए वहाँ से बाहर। प्रेसिडेंट्स रूल आ गया तुम्हारी तो पूरी, उसके उसके बाद तो कुछ नहीं बचना आपके पास, पूरा तो गेम खत्म होने वाला है। खत्म ही हो जाएगा। तो सर ये सड़क पे उतरने के अलावा इनके पास ऑप्शन क्या है सर? देखिए, ये एक बार फिर से इंडी अलायंस के घटक दलों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगी। ये वहां कुछ तमाशे करेंगी। पहले इनकी कोशिश होगी कि ऐसा कोई अवसर ना दिया जाए कि इनकी सरकार बर्खास्त हो और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, और फिर राष्ट्रपति शासन में ही विधानसभा के चुनाव हों, जो शायद अप्रैल में या मई में ड्यू हैं, 2026। तो इनकी कोशिश होगी कि मेरी सरकार बनी रहे, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति ना बने। लेकिन अगर इनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये जिस तरह के दावे दुक्कड़ कर चुकी हैं कि हम होने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे में अगर ये सारे इकट्ठा हुए, जो मुझे लगता नहीं कि इकट्ठा होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि ये बिहार में भी राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने कोशिश की थी कि नहीं होंगे। उनकी जो लड़ाई है, जो मतलब जमीन पर कहीं नहीं थी, ये लड़ाई हवा में थी, मीडिया में थी। तो इन्होंने कोशिश की थी कि शरद पवार, ये दूसरे तमाम, उद्धव ठाकरे एंड कंपनी, ये जितने भी घटक दल हैं, ये सब एक बार तो इकट्ठा हों, किसी रैली में ही आ जाएं मुंह दिखाने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। अप्रोच किया गया था। इसी तरीके से अगर ममता बनर्जी चाहेंगी भी, तो आई डाउट के जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, वो ममता बनर्जी के पीछे लामबंद होंगे और कांग्रेस या राहुल गांधी को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आप नहीं आएंगे तो हम इनके पीछे खड़े। मुझे लगता नहीं कि ऐसे मौके पर होगा, इसलिए तमाशा तो थोड़ा बहुत करेंगी। और अगर कुछ हिंसा वगैरह हो गई, कुछ आगजनी, कुछ तोड़-फोड़, कुछ दंगा फसाद हो गया, तो ये परफेक्ट केस होगा। एक तो आप खुद अराजकता पैदा कर रही हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, नंबर 2 चुनाव आयोग के काम में बाधा डाल रही हैं। वो तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप तो खत्म हो जाओगे उसके बाद। तो इसमें ये परफेक्ट केस बनेगा। और कोई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ गई कि हम एसआईआर नहीं रोकेंगे, नहीं तो रोकेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर नहीं रुकेगा, तो वो आर यू, आप कौन होती हैं रोकने वाली, उसको बाधा पैदा करने वाली? तो ये परफेक्ट केस बनेगा राष्ट्रपति शासन का, और इसमें विन विन सिचुएशन होगी फिर भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर इन्हीं के चीफ मिनिस्टर रहते हुए विधानसभा चुनाव हुए तो बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए चुनाव जीतना। तो अगर ये कुछ भी ऐसा करेंगी तो राष्ट्रपति शासन तय मानिए इस बार। वही लगता है सर, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इधर पे है, क्योंकि कोशिश तो काफी है। अगर आप देखिए यूपी के अंदर भी कितनी कोशिश है, रोज कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। कोशिश काफी है लेकिन वो जल नहीं रही आग, हो नहीं रहा, वो दम नहीं है बिल्कुल। उसका। एक ही चीज है, लगता है कि बस वो कास्ट पे ये लोग कुछ करने की कोशिश करें, बट उसमें भी आप जैसे सुबह बोल रहे थे सर, आपको लगता है ये पूरे देश में कुछ कर सकते हैं उसमें? देखिए, वो चीजें मुझे टाइम टाइम फिस होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया था एक्चुअल में।
बरेली चुना, उत्तर प्रदेश चुना और वहां बाबा लठ लेकर के बैठे हुए हैं। उन्होंने तिरछा कर दिया इनको। अब वो तौकीर रजा भी अंदर, वो तो बेचारा उसके उससे बाकी लोग भी सब जो हैं तो एक और पता नहीं क्या वो तो योगी बाबा तो एकदम मस्त में लगे हुए हैं। बट मेरे को अच्छा मतलब लगा गुजरात में जो हुआ ना वो खराब था। बट उसका एक्शन भी हो गया तो चलिए ठीक है। अभी पिछला सप्ताह जो शुक्रवार था वो भी शांति से गया है। जी, आज भी मैं देख रहा था कि ये शुक्रवार कैसा जाता है, बहुत पीसफुल जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर कि ऐसा नहीं है कि भैया वहाँ पर नहीं हो पा रहा तो किसी और स्टेट में करने की कोशिश है, वो इतना वो है नहीं। नहीं, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा था या किसी और के, 21-22 राज्य तो ऐसे हैं जहां या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, जी, 22 घटक हाँ जी। दलों की सरकार है। तो इन 21-22 राज्यों में तो कुछ होना जाना है नहीं। और ये आई लव मोहम्मद जो है, इन्होंने इन्हीं राज्यों में वो तो आगे खत्म बढ़ाने हो की गया, कोशिश की थी, वो खत्म तो हो वो गया। भी दम तोड़ चुका है। अब तो लोग जहाँ-जहाँ स्टिकर भी चिपके हुए थे ना घरों की दीवारों पर, लोग खुद ही हटा-हटा करके नोच करके फेंक रहे हैं नहीं, नहीं कि यार वो अगर अगर ये शासन प्रशासन को दिखाई दे गए, पुलिस को दिखाई दे गए, तो पता नहीं कल सुबह बुलडोज़र यहीं ना आ जाए। जी, एक चीज़ है ना सर दिल्ली जो है ना, जहाँ पर देखिए ये सब अगर कुछ करना हो, दिल्ली जो है अगर आप दिल्ली को आपने जो पकड़ के रखा हुआ है इस टाइम पे, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो आपका जो दिल्ली है ना उसके आस-पास बहुत सारी डिफेंसेस हैं। ये लोग घुस नहीं सकते दिल्ली में। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की है, एक्चुअल में इनका गेम ये था आदि जी। और वहाँ पर बट कंट्रोल तो पूरा इनका ही है ना, आपको भी पता है। हाँ, वो तो एक्चुअल में सीमांत राज्य है और बड़ा सेंसिटिव राज्य है, तो ये भाग नहीं सकते इधर-उधर को, भाग नहीं सकते। क्योंकि हाँ, सीधे मोटा भाई का नियंत्रण रहता है। या तो इनकी कुल कोशिश तो ये थी ना कि अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ जाए, या तो फिर तो रोज तमाशा फिर करेंगे रास्ता हम दिल्ली में। राइट, करेक्ट। तो इस बार हरियाणा के लोगों ने बड़ी जान बचाई है मोदी सरकार की। जी, जी, जी। और जो नेशनलिज्म है एक्चुअल में, वो सैल्यूट करना पड़ेगा हरियाणा के लोगों को। नहीं, नहीं, सही में सर, सही में और दिल्ली सिक्योर रहे ना आपका फिर मेरे को लगता नहीं इनमें इतना दम है। बिल्कुल। चलिए सर थोड़े से सवाल हैं ले लेते हैं। ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए कितने यार 1200 लाइक्स 3200 लोग देख रहे हैं 1200 लाइक क्या बात है। आप लोग अपने चैट वैट लगे रहते हो हमारा भी थोड़ा उद्धान कर दीजिए। प्लीज़ दोनों चैनल्स को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। हरियाणा इज़ विद मोदी जी, हाँ जी। यार मैंने पंजाब में क्यों बोला देखिए जैसे सर ने बताया ना पंजाब इज़ अ बॉर्डर स्टेट। आपके फोर्सेस बहुत हैं वहाँ पर, ठीक है? वो फोर्सेस नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं उतरेंगे बट इफ देयर इज़ अ ट्रबल आपके पास एक एक होल्ड है पंजाब में, नॉर्थ में आपके पास काफ़ी होल्ड है। बट अगर पंजाब हरियाणा में बीजेपी नहीं होती देन दैट होल्ड वो जो एक होल्ड है ना पंजाब का वो ढीला हो जाता है। फिर बिल्कुल। कुछ इनके लिए कुछ करना जैसे ये हर बारी हरियाणा के बॉर्डर पे आके खड़े हो जाते थे, फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो वो एक मेरा मेरा कहने का मतलब वो था। ओके जी, गणेशन जी थैंक यू सो मच। कुमार जी कहते हैं पॉसिबल जुडिशियल रिफॉर्म्स की क्या पॉसिबिलिटी है सर? देखिए, करने की कोशिश तो की थी 2015 में मोदी सरकार ने, लेकिन जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, नियुक्तियाँ, इसके लिए जो एक मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश हुई थी, इसके बावजूद कि राज्यसभा, लोकसभा में अ, बहुत अच्छे तरीके से पास हुआ, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, कानून बन गया, 21-22 राज्यों ने भी अपनी उस पर मोहर लगाई। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बनाए रखने के लिए उसको खारिज कर दिया और कोई कारण भी नहीं बताया था। इसलिए एक बड़ी बाधा है, लेकिन ये अल्टीमेटली करना पड़ेगा, कोई करेक्ट ये करना ऑप्शन नहीं पड़ेगा। है, ऑप्शन नहीं है सर। जी हाँ।
ये तो सर जैसे आप भी बोल रहे थे, फाइन क्या है? 1 रुपए का फाइन लगाओ, लेकिन लगाओ तो सही। प्रशांत भूषण ने, आई मीन मेरे को तो ये दिखता है कि अगर आप फेक, और मेरी कहानी नहीं है साहब, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है ये फेक है। तो अगर आप फेक एफिडेविट लगा रहे हो, उसके बाद आपका पनिशमेंट क्या है, ये दिस विल बी अनदर जज, कोई उसमें डाउट नहीं है। सजा होनी चाहिए। करेक्ट सर, आप वही केवल यहाँ फटकार लगा करके आप नहीं छोड़ सकते सस्ते में। वही बोल रहे हैं सर, पर्जरी होनी चाहिए उसके ऊपर। एंड देखिए, एडीआर के बारे में तो मुझे पता है, इसी एडीआर का क्या है, अभी तो उसका एफसीआरए लाइसेंस भी बंद हो रखा है। बट वो साले को पैसे कहाँ से आते हैं समझ नहीं आता, अभी भी आ रहे हैं उसके पास ये सब उल्टे काम करने के लिए। सुधीर नायक जी, थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्ट एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफॉर्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आल्सो। कभी नहीं होगा सर वो अपने आप। अपने आप नहीं करेंगे वो। अच्छा, ये पूरे इंसिडेंट का जस्टिस जो जस्टिस वर्मा का देख लो ना आप, किस तरीके से बेशर्मी के साथ बचाया गया उस आदमी को। ये पूरे इंसिडेंट का सर एक एक चीज तो बाहर निकली है कि सुप्रीम कोर्ट कमेंट्री करनी बंद करेगा सर, आपको लगता है? करेंगे नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है। ये लोग मोस्टली, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन मोस्टली वही कम्युनिस्ट माइंडेड है, वामपंथी माइंडेड है। और इनमें से बहुत सारे कांग्रेस के समय में प्रमोट होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इनकी कमेंट्री तो नहीं रुकेगी। हाई कोर्ट तक तो चेंज हो गए हैं काफी सारे, ये तो पता है मेरे को, नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट, यहाँ भी होंगे, लेकिन समय लगेगा अभी। अभी क्योंकि सर मुझे आप देखिए, लगता है। पहले ये जब पीएल बाजी होती थी ना, ये लोग हमेशा दिल्ली हाई कोर्ट जाते थे। हाँ। ठीक है, एक जमाना था दिल्ली, मैं पता है मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आप जा नहीं सकते थे, क्योंकि ये सारे वीआईपी शेआईपी खड़े होते थे वहां पर। ये सारे दिल्ली हाई कोर्ट जाते थे, अब कोई दिल्ली हाई कोर्ट नहीं जाता, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जूते पड़ते हैं इनको। जी, जी। तो हाई कोर्ट तक तो फिर भी अभी अच्छे जजेस आ गए हैं, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक, थोड़े बहुत आए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ साफ हो गया है, बट काफी तो आए हैं, यहाँ तक कभी नहीं पहुंचे हैं। तो देखते हैं। सर ये 2 सवाल हैं, एक साथ मैं ले लेता हूँ। रश्मि जी कहती हैं, वायलेंट ऑपोजिशन बाय एसआईआर, ममता विल इनिशिएट प्रेसिडेंस रूल। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये जो टीएमसी के लोकल क्लब्स हैं सर, इनको कैसे खेलेगी सरकार? क्योंकि देखिए, जब तक ममता है तब तक तो कुछ नहीं कर पाएगी केंद्र सरकार। हम्म, हाँ, वहाँ अगर बीजेपी की सरकार ले आती है, वहाँ की जनता को मजबूत होना पड़ेगा। बहुत सारी शिकायतें होती है ना, मोदी से भी, शाह से भी, बीजेपी की लीडरशिप से भी। अरे भाई, आप लोग खुद तो देख लो आप क्या कर रहे हो। वो तो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम विकल्प देने को तैयार हैं, और विकल्प वैसा नहीं जैसी ममता बनर्जी सरकार है। अलग अलग राज्यों में आप देख ही रहे होंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, डिलीवरी भी हो रही है उनकी तरफ से। पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है बंगाल की जनता, और वो डिवाइड हो जाती है। वहां का अगर हिंदू ही ठीक तरीके से एकजुट हो जाए और तय कर ले, तो बदल जाएगी सरकार, तो फिर ये भी बंद हो जाएंगे। एंड कुमो जी कहते हैं, नेपाल में दुर्गा पूजा और मॉस डेमोलिशन बर्निंग जेंजी में एक्चुअली हुआ क्या था? साहब वही हुआ था जो गुजरात में हुआ था। दुर्गा पूजा के टाइम पे पत्थरबाजी हुई उधर पे, तो उन्होंने जाके फिर कर दिया जो करना था। सर बट एक चीज इसमें मुझे बताइए, ये जो, हाँ, ये एक ये पूछा जा रहा है, सेंसस कर्नाटका में किया जा रहा है गवर्नमेंट टीचर से, लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग अपने हिंदू नाम दे रहे हैं। ये सर, ये तो लोकल सेंसस है ना, इसके अंदर कोई नेशनल का तो कुछ है नहीं ना? नहीं, नहीं, लोकल। और ये सब ड्रामे चलते हैं और कुछ नहीं है, इसका कोई जी मतलब भी नहीं। जी, एक सेकेंड सर, लास्ट सवाल है वही। प्रीस्ट ऑफ मार्स जी, थैंक यू, कहते हैं नमस्ते ओमकार जी और आदि जी, जस्टिस मे नॉट बी मेरली डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन, ऑल्सो अप्लाइज टू इवन रिफॉर्म, अदरवाइज पीपल विल लूज ट्रस्ट। सही देखिए, चीज बोली आप। भरोसा तो खो ही चुका। और देखिए, ले दे करके जो जिस सरकार को हम चुनते हैं उस पर तो हमको देखिए भरोसा करके चलना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होते हैं उसमें भी।
बाकी जो लोकतंत्र के 3 पिलर ही माने जाते हैं, मीडिया को तो खामखा उसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन मीडिया पिलर है या नहीं है, पर मीडिया पर पब्लिक का भरोसा था। और था शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मीडिया ने अपने खुद के धत कर्मों की वजह से और ये जो खेमेबंदी में अपने आप को शामिल करके और कुछ ऐसे लोगों के आ जाने की वजह से, जो बहुत बेशर्मी के साथ चीज़ों को रखते हैं और गलत तरीके से रखते हैं, उसकी वजह से मीडिया की अपनी विश्वसनीयता भी खत्म हुई है। करेक्ट। और एक बचा था न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में जो कुछ हो रहा है साहब, उसी को तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो भी कह लो जस्टिस सर, एक वर्मा, एक वो था, लोग बोलते थे चलो कोर्ट जाके कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेट हाँ, मिलेगा। न्याय मिल जाएगा। आज तो वो भी नहीं है। अब जस्टिस वर्मा के यहाँ अगर नोटों का पहाड़ मिलता है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और अगर चीफ जस्टिस बैठ करके भगवान विष्णु जी के बारे में, उनकी प्रतिमा के बारे में अभद्र कमेंट करते हैं, अस्वीकार या अवांछित बातें करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जुडिशियरी ने भी किस तरीके से अपनी विश्वसनीयता को खुद ही पलीता लगा दिया है। वो तो सर क्या बोले सर, आई मीन अभी तो एफआईआर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये एफआईआर भी इतना इतना उल्टा काम है कि साहब जब हिंदुओं को गाली दो, ये करो वो करो, तो कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं। मोदी जी को सुबह से रात तक पता नहीं लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। उन्होंने तो आज तक मेरे को एक आदमी दिखा दीजिए मोदी जी के ऊपर किसी ने इतनी बकवास करी है, कई लोगों ने उनकी माँ के ऊपर, उनकी बहन के ऊपर, उनके इनके ऊपर, आज तक मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया किसी के ऊपर। सहारनपुर से कांग्रेस का जो सांसद है इमरान मसूद, उसने कहा था मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। उसको तो टिकट दे रही है कांग्रेस, उसको तो सांसद बनवा रही है। तो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा ऐसा कर रही है कांग्रेस। जी। ओटीए ओवरलैंडिंग जी कहते हैं झारखंड नीड्स एसआईआर। सर ये ऑल इंडिया एसआईआर है। सभी सबका जगह होएगा, होगा, सभी सबका का होगा। होएगा। थैंक यू सो मच सर। ओमकार जी थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए सर, और आपके इनसाइट के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।